और जो सभी करते हैं वही हम भी करते हैं, कोई अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते, बस ये है कि आप फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आपने एग्जाम दिया और क्वालिफाई जेआरएफ नहीं हुआ, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या था कि मुझे क्या करना चाहिए अब? सर, क्या यूपीएससी की तैयारी भी की जा सकती है नेट जेआरएफ की तैयारी करते हुए? तो एग्जाम्पल आप सभी लोगों के सामने है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अब हम किस तरीके से देखते हैं? क्या अब भी उनको सॉल्व करना जरूरी है, या बिल्कुल से उसको छोड़ करके हम पूरी पढ़ाई करें? पेपर वन और पेपर टू, दोनों विषयों में आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से यूनिट्स जिनके ऊपर स्टूडेंट्स अक्सर उनको ऐसा लगता है कि काफी टफ हो जाता है उनसे डील करना, उनको पढ़ना, उनको समझना, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना? कि नीतीश भैया ये बताइए, आपने कौन सी किताब पढ़ी थी? हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू नेट जेआरएफ सॉल्यूशनिस्ट, या यूं कहें एकेजे एकेडमी। मैं अक्षय कुमार झा। रिसेंटली एनटीए का रिजल्ट आया। जेआरएफ जिन भी स्टूडेंट ने सपना देखा था क्वालिफाई करने का, क्वालिफाई किया। और वो सपना जो हम देखते हैं अपने ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, उसको पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और फाइनली जब वो सपना पूरा होता है, तो कैसे होता है वो सपना पूरा, वो ड्रीम हम कैसे अचीव करते हैं, आज हम जानने की कोशिश करेंगे नीतीश से, जिन्होंने इस एग्जाम को, यूजीसी नेट एग्जाम को, नेट के साथ साथ जेआरएफ के साथ भी क्वालिफाई किया है। सो लेट्स वेलकम नीतीश। हेलो नीतीश, थैंक यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। नीतीश, कैसा लग रहा है? मैं ये प्रश्न हर किसी से पूछता हूँ कि एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद कैसा लगता है, तो वो फीलिंग अभी आप कैसा फील कर रहे हैं? अभी तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। जेआरएफ जैसे अभी एग्जाम हुआ हम लोग का, तो काफी इस बार के एग्जाम में काफी डिफिकल्टीज देखी गई क्वेश्चन में। तो ये एक्सपेक्ट नहीं था सर कि जेआरएफ का इस बार हो पाएगा। लेकिन जैसे एग्जाम मैंने रिजल्ट अपना देखा, तो इसमें जेआरएफ था, तो काफी शॉकिंग था मुझे, मैंने 2-3 बार कंफर्म किया। तो और चूंकि मेरा जो रिजल्ट था कट ऑफ के काफी करीब था, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कम कट ऑफ जाएगा जेआरएफ के लिए। हम्म। तो इस बार के क्वेश्चन में काफी फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। तो हम्म। उस हिसाब से मैं सोचा कि इतना कम तो जेआरएफ का नहीं कट ऑफ जाता है। फिर रिजल्ट देखा तो फाइनली सब अच्छा हो है सर। हो गया था रिजल्ट में क्वालिफाई। खुशी की बात है। यस सर। कई बार हम उम्मीद जब कर रहे होते हैं तो चीजें मिलती नहीं है, और कई बार जब नाउम्मीदगी होती है तो सपना पूरा हो जाता है। ऐसे उतार चढ़ाव होते हैं जीवन में जो हर किसी के साथ होते हैं। तो नीतीश, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, जितने भी स्टूडेंट हैं आपके बारे में बिल्कुल जानना चाहेंगे। सर बेसिकली मैं शहडोल जिले से हूँ, मध्य प्रदेश के। अच्छा। और मेरी ग्रेजुएशन स्कूलिंग सब यहीं शहडोल से ही हुई है। और 2018 में मैंने बीएससी सीएस कंप्लीट किया। फिर उसके बाद 2019 में मैंने 1 साल के लिए कोचिंग किया था कम्पिटेटिव एग्जाम्स की। हम्म। फिर जैसे 2020 में कोरोना लॉकडाउन हो गया, तो सब कुछ ठप पड़ गया। फिर उसके बाद अब क्या किया जाए, ग्रेजुएशन के बाद सोचे कि पीजी कर लिया जाए। फिर मेरे दोस्त ने बोला कि एमए कर लेते हैं। तो हम्म। एक्चुअली मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी हूँ। तो मैंने एमए के साथ फिर अपना यूपीएससी का भी सफर चालू किया 2021 में। और फिर इसके बाद धीरे धीरे पढ़ाई होती रही। फिर एमए मेरा ज्योग्राफी से ही था। 2022 में मैंने एमए में गोल्ड मेडल भी प्राप्त किया अपने कॉलेज से, बहुत ये बढ़िया। पंडित शंभुनाथ शुक्ल यूनिवर्सिटी से। तो काफी अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने टोटल 3 अटेम्प्ट्स दिए यूजीसी के, यूजीसी नेट के। फिर जिसमें से मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में काफी करीब था कट ऑफ के, नेट के। फिर उसमें मैंने सेकंड अटेम्प्ट में मेरा यूजीसी नेट क्वालिफाई हो गया था, जिसमें से मैंने नेट के जो सिलेबस होता है उसमें से
कुछ यूनिट्स को स्किप कर दिया था मैंने। उतना टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं प्रॉपर यूपीएससी को भी टाइम दे सकूं और नेट को भी। फिर इसके बाद मैंने थर्ड अटेम्प्ट में अपने पूरे यूनिट को बेसिकली ऊपर ऊपर से एक बार अच्छे से कवर किया था। उसके बाद फाइनली रिजल्ट देखा तो जेआरएफ क्वालिफाई हो गया था। ये सर कठिन तो वैसे नहीं कर सकते, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। जो भी है पढ़ाई में ध्यान देना पड़ता है, और जो सभी करते हैं वही हम भी करते हैं, कोई अलग से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते। बस ये है कि पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन जो होती है अपनी, और बिल्कुल जो बुक्स हैं, जो सभी बुक्स पढ़ते हैं वही हम भी बुक्स पढ़ते हैं। और इसके बाद जो मेन एक बात यह है कि रिवीजन ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है पढ़ने के मुकाबले। अगर जितना हमने पढ़ा है उसको अगर प्रॉपर रिवाइज ना किया जाए तो वो किसी काम का नहीं होता। रिवीजन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो बस उसको रिवाइज करते गए, पढ़ते गए, ऐसे ही करके सर गोल्ड मेडल और जेआरएफ का सपना पूरा हुआ और आगे भी होता रहेगा। पूरे होते रहेंगे, बिल्कुल। तो अभी मैं यस स्ट्रेटजी सर। के ऊपर आने ही वाला था कि जो जिनका क्वालिफाई नहीं होता है, जैसे आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा थर्ड अटेम्प्ट था सर। थर्ड अटेम्प्ट था। तो थर्ड अटेम्प्ट में आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है ना? यस यस सर। तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि जब आप फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में आपने एग्जाम दिया और क्वालिफाई जेआरएफ नहीं हुआ, तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या था कि मुझे क्या करना चाहिए अब? सर मुझे तो ये अंदर से ये था कि ये मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर लूंगा, बट प्रॉपर मैं यूजीसी नेट में अपना टाइम ना नहीं दे पा रहा था। इस कारण से मुझे लग रहा था कि थोड़ा समय और देना चाहिए पेपर वन में। चूंकि पेपर वन में मेरे 25 क्वेश्चन ऑलरेडी, मतलब मेरा मैथ्स बैकग्राउंड था जिस वजह से डीआई के क्वेश्चन और लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन ये सब मुझसे ज्यादा इसमें समय देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो 25 क्वेश्चन मेरे ऑलरेडी हो जा रहे थे, मुझे मेहनत करनी थी 10 से 15 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करने की। तो मैंने इस बार क्या पेपर वन में थोड़ा और समय दिया था। जैसे जैसे जून का एग्जाम था, दिसंबर का एग्जाम था, तो 2 महीने पहले से मैंने पेपर वन को थोड़ा समय देना चालू किया। जैसे इकोलॉजी इन्वायरमेंट वाला सेक्शन तो अपने ज्योग्राफी में भी कंप्लीट हो जाता है। फिर हम्म। इसके बाद कम्युनिकेशन वाला यूनिट मैंने पढ़ा था इस बार अच्छे से। और फिर इसके बाद हायर एजुकेशन के जो यूनिट हैं उसको कंप्लीट किया था मैंने। और मतलब सभी 10 यूनिट को एक बार अच्छे से मतलब पढ़ा था, आईसीटी वाले टॉपिक को पढ़ा था। जिसमें से एग्जाम टाइम में जो एग्जाम का प्रेशर होता है उसमें कुछ सिली मिस्टेक्स होने के कारण थोड़ी क्वेश्चन कम हो जाते हैं। लेकिन मैंने एक बार अच्छे से यूनिट वन को भी कवर किया था, जिसकी वजह से सर मेरा जेआरएफ का इस बार हुआ है। हम्म। दोनों पेपर्स को मिला के पेपर वन में लोग निग्लेक्ट कर देते हैं पेपर वन को, लेकिन पेपर वन जेआरएफ के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 35 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हैं, आंकड़े में देख पा रहा हूँ। 70 यस मार्क्स सर। आपने 100 में से लाए। 35 क्वेश्चंस जो मैं अपने क्लासेस में बोलता रहता था कि अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो पेपर वन में इतना स्कोर तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे कम आप यस सर। करोगे तो आपका जो प्रेशर है ना वो पेपर टू के ऊपर बढ़ता जाएगा। तो पेपर टू जी के सर। प्रेशर को रिलीज करने के लिए मैं पेपर वन में एक अच्छे अंक, एक अच्छे मार्क्स लाने बहुत जरूरी होते हैं। और जनरली स्टूडेंट पूछते भी हैं कि सर क्या कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए पेपर वन और पेपर टू में। मैं अक्सर ये बोलता भी था कि 35 क्वेश्चंस आप पेपर वन में सही करिए, कम से कम करिए, और कोशिश करिए कि आपका पेपर टू में कम से कम 75 प्लस हो। ये एक बहुत ही अच्छा नंबर माना जाता है जिससे आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। मतलब फिर एग्जाम दे करके आने के बाद मुझे सोचना नहीं है कि मेरा बाउंड्री लाइन पे है, मेरा इतना नहीं हुआ, मेरा दो और हो गया होता, चार और हो गया होता। ये प्रॉब्लम नहीं होती है। नीतीश, नोट्स वगैरह के बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? स्टूडेंट्स कई बार ये पूछते हैं कि क्या नोट्स भी बनाना जरूरी है? आपने क्या नोट्स बनाए थे खुद से? बिल्कुल सर, नोट्स बनाना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बुक्स से हम पढ़ पढ़ तो लेंगे बट उसका रिवीजन प्रॉपर टाइम पे नहीं हो सकता है। इसलिए नोट्स काफी जरूरी हैं। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी और मैंने
4-5 यूनिट्स के शॉर्ट्स नोट बिल्कुल क्रक्स में बना के रखे थे। जियोमॉर्फोलॉजी हो गया, इसमें से जो भी एजेंट वगैरह हैं और रिवर विंड वाले एजेंट हैं, इनके जो लैंड फॉर्म होते हैं इरोजनल और डिपोजिशनल, इनके पूरे लैंड फॉर्म बना के रखे थे। और फिर इसके बाद निमोनिक्स की वजह से कुछ जैसे सेंसस का डेटा हो गया, उसको निमोनिक्स बना के टॉप 10 जो भी लिटरेसी वगैरह हो उसको याद कर लेते हैं। तो ऐसे नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है सर, क्योंकि बुक से रिवाइज नहीं कर सकते हैं। टोटल 16, ये टोटल जो है 10 यूनिट है उसकी बुक्स अगर देखने जाएं हम तो 14-15 बुक्स से ज्यादा ही होंगे। इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल, नोट्स बनाना जरूरी होता है। बड़ी मेहनत की आपने, कितने घंटे मेहनत होता था? हर दिन कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? सर जैसे पढ़ाई तो वैसे डेली ही करना पड़ता है, क्योंकि एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स अगर ये सोचे कि आज नहीं पढ़ते हैं कल पढ़ते कल हैं, पढ़ते हैं। तो वो धीरे धीरे उसका बढ़ते जाता है। वो फिर लास्ट में ये होता है कि पहले पढ़ लिए होते तो आज इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है सर। तो पढ़ाई तो डेली ही करनी पड़ती है। 4 से 5 घंटे तो मतलब, अगर हफ्ते में महीने में 2-3 दिन की छुट्टी अगर ली जाए तो आराम से कंटिन्यू 4 से 5 घंटे तो पढ़ने पड़ेंगे सर। हम्म। तो आप यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब आप उसके लिए अलग से पढ़ते होंगे, राइट? और यस सर। नेट के लिए आपने अलग से पढ़ाई की होगी, है ना? यस, जैसे मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था सर, तो हाँ। मैंने ज्योग्राफी ऑप्शनल जैसे यूपीएससी में पढ़ते हैं तो पूरा डिटेल एकदम उसका एनालिसिस करके पढ़ते हैं। तो नेट में क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें से कुछ अपने नोट्स बना लिए हैं सर। इस टाइप से मैंने दोनों को अलग अलग करके पढ़ा। और यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं, और यहाँ पर यूपीएससी में जीएस का इतना बड़ा सेक्शन है कि आपको क्या-क्या नहीं पढ़ना होता है, कि आपको पॉलिटी नहीं पढ़नी यस सर। होती है, कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना होता है, कि हिस्ट्री नहीं पढ़ना होता है, कि ज्योग्राफी तो मान लीजिए है ही आपका, इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ना होता है, करंट अफेयर जो सबका बाप है वो भी पढ़ना पड़ता है। तो इतने सारे चीजों को साथ में समेटते हुए क्वालिफाई करना अपने आप में बड़ी बात है। कई बार ऐसे स्टूडेंट होते हैं मेरे पास आते हैं जो पूछते हैं कि सर क्या यूपीएससी की तैयारी भी की जा सकती है नेट जेआरएफ की तैयारी करते हुए? तो एग्जाम्पल आप सभी लोगों के सामने है। मैंने पहले भी इंटरव्यूज लिए हैं ऐसे एस्पिरेंट्स के जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी करते हुए अपने विषय में ऑप्शनल सब्जेक्ट में जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो ये आपका सिर्फ टाइम मैनेजमेंट है जो आपको कितना सही ठहराता है। सिर्फ आपका जो टाइम है आपको कैसे उसको यूटिलाइज करना है। अच्छा नितिश, एक यस प्रश्न सर जो बिल्कुल। बार बार स्टूडेंट मेरे से भी पूछते हैं, मैं डेफिनेटली आपसे भी पूछना चाहूंगा कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो कई बार हमें बड़ा डर सताता है। जैसे हमने पास्ट में एग्जाम दिया, जैसे आपने 2 बार दिया, कुछ यस सर। स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो 2 बार 3 बार 4 बार एग्जाम दे चुके होते हैं, बार बार उनका नेट क्वालिफाई होता है। तो जैसे ही वो अगले एग्जाम के लिए तैयारी करना शुरू करते हैं, फिर एग्जाम का समय नजदीक आता चला जाता है, तो कैसा डर, इस प्रकार का कोई डर है आता है क्या मन में कि हमारा इस बार क्या होगा? ऐसा कोई प्रश्न मन में आता है या हम इस चीज यस से, सर। हाँ, कैसे आपने इसको डील किया? यस सर, डर तो खैर आता ही है, क्योंकि ये सोचते हैं कि अगर इस बार नहीं होगा तो फिर 6 महीने की मेहनत करने पड़ेगी। तो हालांकि मेरे भी मन में ऐसे ख्याल आते थे, लेकिन मैं उनको किनारे करके बस अपने काम पे फोकस करता था, पढ़ाई करता रहा। और डर तो सर ह्यूमन नेचर ही है, तो डर आना स्वाभाविक है। बिल्कुल सही बात, डरना स्वाभाविक, डरना भी चाहिए क्योंकि डर कहीं ना कहीं आपको आगे पुश करता है, बढ़ाता है, आपको ढकेलता है कि चलो यस कम से कम सर। डर के ही सही चलते तो रहो, पढ़ते तो रहो। वो चीज आपके साथ यस करता सर। है। बढ़िया है। तो अच्छा, बहुत इस बार क्या हुआ पेपर में, इस बार स्टूडेंट बोल रहे थे सर पीवाईक्यूज तो बिल्कुल ही नहीं है ना? पीवाईक्यूज बिल्कुल ही नहीं। यस सर। तो आपने पेपर दिया, आपका जेआरएफ भी हो गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अब हम किस तरीके से देखते हैं? क्या अब भी उनको सॉल्व करना जरूरी है या बिल्कुल से उसको छोड़ करके हम पूरी पढ़ाई करें? नहीं सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को छोड़कर बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक खाका तैयार करते हैं कि आगे आने वाले क्वेश्चन किस टाइप से होंगे।
और किस टॉपिक से पूछे जाते हैं। हालांकि इस बार के क्वेश्चन काफी डीपली पूछे गए थे हम्म। और फैक्चुअल बेस्ड भी थे। जैसे ओशनोग्राफी में टाइड्स वाले क्वेश्चन थे, वो काफी फैक्चुअल हो गए थे। हम्म। और इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उनमें से जो थियरीज आती हैं उसको किसने प्रपोज किया और किस सन में वो आया, वो पढ़ना बहुत जरूरी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए जैसे प्रैक्टिस करते हैं, उससे प्रैक्टिस करने के टाइम में एक मिस्टेक डायरी बनानी चाहिए। जैसे हम्म। जो क्वेश्चन अपने गलत हुए हैं उनको उस डायरी में नोट करके उस डायरी का प्रॉपर रिवीजन करना चाहिए। हम्म। जिससे कि, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रिपीट होते ही हैं सर अपने एग्जाम में। तो क्या है कि उस डायरी से अपना पूरा रिवीजन होते रहेगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम्म। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बिल्कुल हटाया नहीं जा सकता सर। हम्म। ऐसा एनटीए करता रहा है, क्योंकि उसको नए पैटर्न डालने पड़ते हैं एग्जाम में। बिल्कुल। तो इस बार का एग्जाम देकर सभी लोग शॉक्ड थे बिल्कुल कि ये कैसे आ गया, क्वेश्चन कहाँ से आ गया। लेकिन वो था अपने यूनिट, अपने सभी 10 यूनिट के अंदर से ही थे, कुछ बाहर से भी थे। लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा वो इम्पोर्टेंट उनकी बनी रहेगी सर। बिल्कुल। प्रीवियस ईयर आपको एक आइडिया दे देता है कि आपको बेसिकली अब अपनी तैयारी जो आप कर रहे हैं वो कैसे करना है, किस तरीके से करना है। एक ट्रेंड पैटर्न आपको उससे सॉल्व करने से फिर आप अपना नॉलेज भी टेस्ट कर सकते हो। तो सारी चीजें आपको उसी से मिलेंगी। यस सर। तो प्रीवियस ईयर का यस रेलेवेंस सर। बना रहेगा, उसको हम छोड़ नहीं सकते। अच्छा, जी सर दोनों बिल्कुल। दोनों विषय की हम बात करें, जैसे एक सामान्य जी। छात्र की तरह, एक स्टूडेंट की तरह, कि पेपर वन और पेपर टू दोनों विषयों में आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से यूनिट्स जिनके ऊपर स्टूडेंट्स अक्सर उनको ऐसा लगता है कि काफी टफ हो जाता है उनसे डील करना, उनको पढ़ना, उनको समझना, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना, और आपने उनको कैसे टैकल किया? आपका क्या तरीका था, क्या स्ट्रेटजी आपने अपनाई? जैसे सर पेपर वन की बात करें तो जो अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर यूनिट्स हैं, उनको बिल्कुल एकदम उसमें से क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं एक यूनिट से, तो कोशिश करें कि 4 से ज्यादा ही सही हो, 5 सही हो तो और अच्छी बात है। हम्म। लेकिन ज्यादा गलत ना हो। जैसे डीआई के क्वेश्चन हो गए, अब जिन्होंने आर्ट्स बैकग्राउंड्स के हैं, कॉमर्स के हैं, उनको वो बेसिक जो अपने टॉपिक हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, ये उनको पढ़ना पड़ेगा सर। क्योंकि डीआई बिल्कुल अगर सॉलिड बनता है तो 5-10 नंबर कहीं नहीं गए हैं। हम्म। और इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन है तो ये सब बोनस मार्क्स हो जाते हैं, रीजनिंग वगैरह हो गया। और इसके बाद सर टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड ये वाले यूनिट हैं। इनको मैंने हालांकि ज्यादा डीप में नहीं पढ़ पाया था, मेरे पास समय नहीं था। इसको हम्म। एक बार ऊपर ऊपर से रिवाइज किया था, और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने लगाए थे पेपर वन के ढेर सारे। तो हम्म। इस वजह से मेरा इस बार थोड़ा गेन हुआ था नंबर। और फिर इसके बाद इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है तो उसको, जैसे प्रोटोकॉल्स वगैरह हो गए और ओजोन हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सब इनमें ईयर पूछता है और कौन सा प्रोटोकॉल किस में आया था, और बाइंडिंग नॉन बाइंडिंग करके। तो ये सर इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और साथ में आईसीटी वाले टॉपिक से भी हम देखते हैं कि मेमोरी वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो उनको डील करना पड़ेगा। फिर इसके बाद हायर एजुकेशन में कमीशन है क्वेश्चन में। और हायर एजुकेशन में कमीशन के अलावा सर हम देखते हैं कि उनका एक क्रोनोलॉजी ऑर्डर पूछता है हायर एजुकेशन में। हाँ। तो ये उनको एक पेपर वन में इसको एक किनारे करके, मतलब जो अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर बिल्कुल जो अपना सॉलिड है उसको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है, कोशिश ये करनी रहती है। फिर हम्म। पेपर दो में जैसे फिजिकल ज्योग्राफी वाले ऊपर के 5 यूनिट, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी हो गया और बायोज्योग्राफी हो गया। इस बार सॉइल से क्वेश्चन आया था, तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है कंपेयर टू ह्यूमन ज्योग्राफी, थोड़ा इसको समझना आसान होता है सर। हम्म। और इसमें जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी में थॉट, मतलब स्टेटमेंट वाइज इस बार के क्वेश्चन आए थे। जैसे ये स्टेटमेंट किस ज्योग्राफर ने दिया है, तो वो कवर कर पाना बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है उसका। तो
तो क्या जो फिजिकल ज्योग्राफी है इज मोर इजी टू ह्यूमन ज्योग्राफी सर। हम्म मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में कोशिश ये किया था कि उसमें से मेरे क्वेश्चन गलत ना हो पाए, और मॉडल्स एंड थ्योरी से, आपके यूट्यूब के लेक्चर से कुछ मैंने वीडियोस देखे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट वो हो जाता है ज्योग्राफिकल टेक्निक वाला यूनिट। उस वो काफी लड़के उसको हटा देते हैं कि मतलब ये को इतना झंझट कौन पाड़े। बाकी वो सबसे बड़ी यूनिट भी हो जाती है सर। तो इस बार मैंने उसको ऊपर ऊपर से एक बार देखा था, रिमोट सेंसिंग वगैरह, जीआईएस। तो उसमें से कुछ क्वेश्चन बने थे, और इस बार का कॉम्प्रिहेंशन भी आया था उसमें। खुद के नॉलेज से उसको सॉल्व करना था, तो वो काफी थोड़ा कठिन हो गया था। हम्म अब बाकी जो अपने कोर सब्जेक्ट, कोर यूनिट्स हैं, उनको बिल्कुल रिवाइज करना पड़ेगा, और उनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तब सर वो हो पाएगा। पर सही बात है। जैसे हमें किसी विषय में तकलीफ होती है, पढ़ने में समझने में कठिनाई होती है, टफ फील होता है, तो वही चीज है कि आप अगर उसमें आपको कठिनाई होती है तो कम से कम उन सब्जेक्ट्स में जिनमें आपको कठिनाई नहीं होती, जो थोड़े आपको लगते हैं कि मेरे लिए तो आसान है, तो वहां पर आपका यस स्कोर सर। इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके जो दूसरे यूनिट्स में लो स्कोर जा रहे हैं वो उनको अच्छे से एडजस्ट कर सकें। अच्छा लगा यस सर। आपके स्ट्रेटजीज को सुन करके। तो एक लास्ट क्वेश्चन है कि कई बार स्टूडेंट भी पूछते हैं कि कौन कौन से स्टडी मटेरियल पढ़ें। जैसे अभी मान लीजिए मेरी जगह पर कोई दूसरा स्टूडेंट होता तो आपसे पहले यही पूछता कि नीतीश भैया ये बताइए कि आपने कौन सी किताब पढ़ी थी, तो आप क्या जवाब यस सर, देंगे? मुझसे भी कई लोग, मेरे दोस्त पूछते हैं कि कौन कौन सी बुक्स पढ़ी है और क्या कैसे पढ़ा है। मैंने तो वही बेसिक्स बुक पढ़ी है सर, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके उससे लगाए थे मैंने, ऑनलाइन जो होता है टेस्ट, उससे मैंने किया था, तो उससे काफी हेल्प हुई थी बुक में। वही फिजिकल ज्योग्राफी के लिए साविंदर सिंह इज बेस्ट बुक। और फिर इसके बाद मैंने एच डी मौर्य की ह्यूमन ज्योग्राफी आती है, पॉपुलेशन वाली, और उसमें से पढ़ी थी। बाकी मेरे यूपीएससी के जो मैंने नोट्स बनाए थे यूपीएससी के लिए, जो बेसिक बुक आती हैं सर, कुछ कुछ बेसिक बुक्स हैं जो रेगुलर सभी पढ़ते हैं, बस उसी से मैंने कवर अप किया था सर अपना। नहीं, बहुत अच्छी बात है। बेसिक्स जैसे आपने कहा कि बेसिक्स बुक्स अगर हैं तो उनको पढ़िए, और जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं अपने यस सर। सब्जेक्ट्स के उनमें स्ट्रांग अपना व्यू पॉइंट बनाइए, अपने आप को मजबूत करिए। बहुत अच्छा लगा यस नीतीश सर। आपसे बात करके। चलते चलते मैं चाहूंगा कि जितने भी भावी नेट और जेआरएफ के एस्पिरेंट्स हैं जो अगला जून का एग्जाम देंगे या दिसंबर का एग्जाम या नेक्स्ट कोई भी एग्जाम देंगे, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि वो आपसे कुछ, है ना, आपसे सुन करके उनको इतना मोटिवेशन, इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगला एग्जाम क्वालिफाई कर जाए वो। सर मोटिवेशन तो क्या होता है कि अगर अगर मन में ठान लिए हैं कि ये एग्जाम क्रैक करना है, तो उसके लिए किसी भी अदर ऊपरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो सेल्फ होता है। और ये है जो आगे एग्जाम देने जा रहे हैं उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो भी पढ़ें उसको सॉलिड रिवीजन के साथ पढ़ें, हम्म ताकि आगे आपको एग्जाम टाइम में वो भूले ना। हम्म और इसके बाद, और हो गया सर, इसके बाद अब क्या ही, पढ़ना है बस, और कुछ नहीं है। पढ़ाई करना है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं फिलहाल। पढ़ना तो यस सर। पड़ेगा। आप चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट हो ना हो, नेट के लिए पढ़ रहे हो, कोई भी एग्जाम, छोटे से छोटा एग्जाम भी बड़ा हो जाता है, और बड़े से बड़ा एग्जाम भी छोटा हो जाता है आपकी पढ़ाई के आगे। तो पढ़ते यस रहना सर। है। मूल मंत्र यही है कि आप जो लक्ष्य आपने अपने दिमाग में रख लिया है कि मुझे हासिल करना है, तो जब तक वो मिल नहीं जाता है आपको रुकना नहीं है, पढ़ाई करते रहना है। बहुत अच्छा लगा नीतीश यस आपसे सर। जुड़ करके बात करके। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो, ये जो मैसेजेस आपने दिए हैं, जो हमारे डिस्कशन हुए, उससे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगा। और मैं चाहूंगा कि वो भी आपकी तरह से ही सफल हों। और पूरे टीम की तरफ से मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा आपके भविष्य के लिए। आपका यूपीएससी थैंक यू सो क्वालिफाई मच हो, सर। आपका सपना पूरा हो। जेआरएफ तो एक, मुझे लगता है कि एक छोटा सा ठहराव है जो आपको और आगे ले जाने के लिए बूस्ट करेगा। क्योंकि आप जब अपने यस सर। विषय में आपको इतना भरोसा हो गया है कि अब मेरा विषय तो कोई मुझसे छीन नहीं सकता, अब भाई मैं तो उसमें जेआरएफ हो गया हूँ,
तो मास्टर्स में गोल्ड मेडल और फिर जेआरएफ, तो अब ऑप्शनल को इसी तरीके से आगे लेकर के जाना है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपके यस सर। भविष्य के लिए। फिर ऐसे ही मिलेंगे, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, वापस से मिलेंगे यहाँ पर एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आज इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और आप लोग भी ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहिए हमसे एकेजे एकेडमी पे और नेट जरब सॉल्यूशनिस्ट यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।